छोटू गांची, चार गट आत्माराम, पाना टीपू, बाबू टाइगर, ऐसे नाम आपने 80-90 के दशक की पिक्चरों में सुने होंगे। गैंग वॉर, किडनैपिंग वाली पिक्चरें। अगर अपने बेटे को जिंदा देखना चाहते हो तो माल लेकर पुरानी फैक्ट्री के पीछे आ जाओ। इसी लीग पर एक शो आया है, गन्स एंड गुलाब्स। इसे बनाया है फैमिली मैन और फर्जी बनाने वाले राज एंड डीके ने। शो हमने देख लिया है, बताते हैं कैसा लगा। पहले थोड़ा प्लॉट और कैरेक्टर्स के बारे में जान लेते हैं। कहानी के केंद्र में 4 बंदे। पहला है छोटू गांची। इसके पिता अफीम माफिया हैं, बेटे को भी बस उसी स्टेटस तक पहुंचना है। दूसरा नंबर आता है अर्जुन का, एक पुलिस वाला नार्कोटिक्स ऑफिसर जो इस अफीम गैंग का सफाया करना चाहता है, लेकिन मामला जितना सीधा दिख रहा है उतना है नहीं। अगला है 4 गट आत्माराम। ये बंदा शरीर को 4 जगहों से शुद्ध करता है, इसलिए इसका इनाम पड़ा, यानी शरीर में 4 पॉइंट्स पर फूंक कर हत्या करता है। चौकड़ी पूरी होती है पाना टीपू से। उसका नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि वो पाना से लोगों के कत्ल करता है। राज और डीके की खास बात है कि वो सिर्फ फिल्म मेकर नहीं है, उन्हें सिनेमा से भी प्रेम है। ये प्रेम इस पूरी सीरीज में दिखता है। 80-90 के दशक की फिल्मों के तमाम रेफरेंसेस मिलेंगे। मिथुन और अमिताभ बच्चन के तो कई सारे रेफरेंसेस मिलेंगे। अमिताभ की एक पिक्चर, इसमें उसके पास एक 786 नंबर का बिल्ला होता है। उससे कहा जाता है कि ये जब तक तुम्हारे पास रहेगा तुम्हें कोई मार नहीं सकता। ऐसा ही कुछ कुछ 4 गट आत्माराम के साथ भी घटित होता है। उसका एक टिपिकल डायलॉग भी है 80-90 के दशक में जो होता था, अगर अपनी बेटी को जिंदा देखना चाहते हो तो पुराने वाली फैक्ट्री के पीछे माल लेकर आ जाओ। राज और डीके के बारे में मुझे एक बात ये बहुत अच्छी लगती है कि वो शुरू से लेके अंत तक कंटेंट को फॉर ग्रांटेड नहीं लेते। आखिरी एपिसोड में इसकी छाप दिखती है। हर किरदार की अलग एंडिंग मिलेगी, इंटरमिशन भी लिख कर आता है, यहाँ तक कि एंड क्रेडिट्स में भी मेहनत की गई है। इसमें भी आपको 90s की फिल्मों की छाप दिखती है। ध्यान से देखेंगे तो सतीश कौशिक को ट्रिब्यूट भी दिया गया है। 80-90 के दशक का पूरा तिया पाछा आपको गन्स एंड गुलाब्स में मिलेगा। जैसे उस दौर की फिल्मों में एक और गैंगवार माफिया होते थे और दूसरी ओर होती थी लव स्टोरीज, यहाँ भी ऐसा ही कुछ है। सीरीज देखते हुए गैंग्स ऑफ वासेपुर जरूर याद आएगी। कई किरदार भी वैसे लग सकते हैं। आदर्श गौरव का किरदार, रामाधीर सिंह के बेटे जेपी सिंह का किरदार याद आ सकता है वो देखकर। ऐसे ही टीपू का किरदार फैसल खान की याद दिला सकता है। बच्चों वाले ट्रैक में परपेंडिकुलर और डेफिनेट की झलक दिखती है। हालांकि इन सभी किरदारों का वासेपुर से कोई संबंध नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, बस वैसी वाइब आती है, पूरा माहौल वैसा है। सीरीज में 90 के दशक की दुनिया है। इसमें उस दौर की फिल्मों को ट्रिब्यूट दिया गया है, लेकिन इन सब के बीच में सुमन कुमार के साथ राज और डीके ने स्क्रीन प्ले में कोई कसर नहीं छोड़ी है। इसे प्रॉपर थ्रिलर की तरह ट्रीट किया गया है। कई एपिसोड्स में लगता है कि कहानी थोड़ी सी खींची गई है, इसकी चूलें और कसी जा सकती थी, लेकिन 7वां एपिसोड देखते हुए ये शिकायत भी दूर हो जाती है। आप इस एपिसोड के इंतजार में ही बाकी के 6 एपिसोड देख सकते हैं, ये मेरा वादा है। सीरीज को सजाने में म्यूजिक ने अहम भूमिका निभाई है। अगर 80s और 90s की दुनिया क्रिएट करनी है तो बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत अहम हो जाता है। अमन पंत ने इसमें कमाल काम किया है। इसके साथ ही उस दौर के गाने राज और डीके ने क्या ही सुंदर तरीके से इस्तेमाल किए हैं। पंकज कुमार की सिनेमेटोग्राफी भी बहुत अच्छी है, खासकर चेस सीक्वेंसेस में। लंबे लंबे शॉट्स हैं, वाइड एंगल शॉट्स की भी भरमार है, जो कि निजी तौर पर मुझे बहुत पसंद है। पंकज की सिनेमेटोग्राफी में एक बात यह भी है कि अच्छे कैमरा वर्क के साथ ही उन्होंने लाइटिंग में भी कुछ कुछ खेल किए हैं। जैसे शैडो लाइटिंग का इस्तेमाल उन्होंने कई जगहों पर बहुत अच्छा किया। राजकुमार राव मेरे लिए इस सीरीज के हीरो हैं, चाहे एक्टिंग वाइज हो या फिर टीपू के किरदार की कहानी में इंपॉर्टेंस को देखें तब भी राज ने बहुत बारीक काम किया है। उनके साथ अच्छी बात है कि वो स्क्रीन पर कोई भी किरदार निभाते हैं तो यकीन दिला देते हैं कि ऐसे भी किरदार दुनिया में होते होंगे। ये कुछ ऐसा ही किरदार है। मेरी नज़र में ये उनके कुछ चुनिंदा अच्छे कामों में से एक है। सबसे अच्छा भी कहा सकता था, लेकिन इतनी गुंजाइश तो रखनी चाहिए। खैर, राज की अच्छी एक्टिंग का एक उदाहरण दे देता हूँ। टीपू पाने से एक शख्स को मारता है और मारकर भाग रहा होता है, तभी याद आता है कि उसका मफलर लाश के पास छूट गया। खटाक से मुड़कर वो मफलर उठाता है और फिर भागता है। अगर ये खुद राज ने इम्प्रोवाइज किया है, जिसकी संभावना ज्यादा है, तो बहुत कमाल की चीज है। अगर राज एंड डीके के कहने पर उन्होंने ऐसा किया है तो भाई साहब ये बहुत बारीक निर्देशन है।
राज के अलावा गुलशन दवैया ने 4 कट आत्माराम का किरदार ऐसा निभाया है कि लगता है इसे सिर्फ वही निभा सकते थे। पूरी पिक्चर में मुश्किल से उनके 8 से 10 डायलॉग ही होंगे, लेकिन उन्होंने आत्माराम को ऐसे निभाया कि डायरेक्टर का कट बोलने का मन नहीं करता होगा सेट पर। मुझे निराशा है कि उनको काफ़ी कम स्क्रीन टाइम दिया गया। दुलकर सलमान हमेशा ही अच्छी एक्टिंग करते हैं, यहाँ भी उन्होंने नार्कोटिक्स ऑफिसर अर्जुन के रोल में बढ़िया काम किया है। शायद जैसा किरदार लिखा गया होगा उन्होंने वैसा ही इस किरदार के तमाम सेट्स अपनी देह भाषा में भी उतारे हैं। आदर्श गौरव फ्यूचर स्टार हैं, उनको इस सीरीज के बाद बहुत काम मिलने वाला है। जुगनू गांची के रोल में उनका काम लाखों में एक है। इस पर विस्तार से किसी रोज बात करेंगे। इसके अलावा विपिन शर्मा समेत सभी एक्टर्स ने बढ़िया काम किया है। टीजे भानु भी निखर कर आई हैं। सतीश कौशिक जितने भी देर के लिए फ्रेम में आते हैं आपको पता चल जाता है कि कोई मंझा हुआ कलाकार आपके सामने है। चलिए, अभी इस सीरीज नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रही है, पहली फुर्सत में देख डालिए। राज और डीके की दुनिया में आपका स्वागत है। आज के रिव्यू में इतना ही। मैं हूं अनुभव और आप देख रहे थे द लल्लन टॉप। कैमरे के पीछे मेरे साथी थे जतिन। शुक्रिया।